नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय आखिरकार समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है जिसने 6 दशकों तक देश की आंतरिक सुरक्षा को लहूलुहान किया, विकास को बंधक बनाया और अनगिनत जिंदगियों को निगल लिया। यह अध्याय है नक्सलवाद का, जिसकी शुरुआत उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में हुई थी और जिसने धीरे धीरे पूरे देश में अपने हिंसक पंजे फैला दिए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि माओवादियों की शीर्ष इकाई और केंद्रीय ढांचा लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस तरह लाल आतंक लगभग खत्म हो चुका है और देश नक्सल मुक्त होने की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। देखा जाए तो गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद अमित शाह ने जो निर्णायक कदम उठाए, उन्होंने देश की सुरक्षा तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उन्होंने दशकों से जमे आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ पर सीधा प्रहार किया, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं समाप्त कर दी और वहां शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ। अब जब रेड कॉरिडोर भी समाप्ति की कगार पर है, तो यह साफ है कि अमित शाह के नेतृत्व और मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती दी है। हम आपको याद दिला दें कि नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी, जब एक किसान विद्रोह ने हिंसक रूप ले लिया था। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। शुरुआत में यह जमींदारों के खिलाफ था, लेकिन जल्द ही यह एक खतरनाक विचारधारा में बदल गया, जिसने युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया। देखते ही देखते यह आग बिहार, ओडिशा, झारखंड और देश के कई हिस्सों में फैल गई थी। समय के साथ यह तथाकथित लाल गलियारा बन गया, जो कर्नाटक से लेकर नेपाल तक फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसके प्रमुख केंद्र बन गए थे। कर्नाटक में भी नक्सलवाद ने 3 दशक तक आतंक फैलाया, लेकिन सख्त पुलिस कार्रवाई, आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास कार्यक्रमों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। 2025 तक यह राज्य आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कहानी और भी खतरनाक रही। यहां लैंडमाइन धमाके, पुलिस अधिकारियों की हत्या और बड़े पैमाने पर हिंसा आम बात बन गई थी। लेकिन ग्रेहाउंड बल की स्थापना, लगातार अभियान और सटीक खुफिया रणनीति ने इस नेटवर्क की कमर तोड़ दी। 2025 में शीर्ष नक्सली नेताओं के मारे जाने और आत्मसमर्पण की लहर ने इस आंदोलन को लगभग समाप्त कर दिया। छत्तीसगढ़, जो कभी नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ था, वह आज विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे इलाके, जहां कभी सरकार की पहुंच नहीं थी, अब वहां सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट और बाद में ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। बस्तर, जिसे लाल आतंक का दिल कहा जाता था, आज उस साए से बाहर निकल चुका है। अमित शाह ने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त है, वह केवल बयान नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। वहीं मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई और नक्सलियों के ठिकानों को एक एक कर खत्म किया। बिहार और झारखंड, जो कभी सबसे ज्यादा प्रभावित थे, वहां भी स्थिति में भारी सुधार हुआ है। बेहतर पुलिसिंग, विकास योजनाएं और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने इस समस्या को जड़ से कमजोर किया। केरल में भी नक्सल गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पुनर्वास नीति और सख्त कार्रवाई ने वहां इस विचारधारा को टिकने नहीं दिया। नेपाल में भी माओवादी हिंसा का अंत 2006 के शांति समझौते के साथ हुआ था, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर भी इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। पूरे घटनाक्रम को देखें तो स्पष्ट होता है कि यह जीत अचानक नहीं मिली है। इसके पीछे वर्षों की रणनीति, लगातार अभियान, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व की स्पष्ट दिशा है। अमित शाह ने जिस तरह से सुरक्षा बलों को खुली छूट दी, राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया और विकास को सुरक्षा के साथ जोड़ा, वह इस सफलता का असली सूत्र है। उनकी कार्यशैली में एक खास बात है, निर्णायकता।
वह केवल योजनाएं नहीं बनाते बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर परिणाम भी सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि आज नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या भी समाप्ति की ओर है। अमित शाह की कार्यशैली में जो स्पष्टता, दृढ़ता और परिणाम देने की क्षमता दिखती है, वही इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का उनका संकल्प आज जमीन पर साकार होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल, अब जब लाल आतंक का साया हट चुका है तो देश के उन इलाकों में विकास की नई सुबह हो रही है जो दशकों तक पिछड़ेपन और भय में जीते रहे। सड़कों का जाल बिछ रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरों पर डर की जगह उम्मीद दिखाई दे रही है। यह केवल सुरक्षा की जीत नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक ताकत, विकास मॉडल और मजबूत नेतृत्व की जीत है। और इस जीत के केंद्र में खड़े हैं अमित शाह, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो, रणनीति स्पष्ट हो और नेतृत्व दृढ़ हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। खैर, आइए देखते हैं देश में नक्सलवाद से मुक्त होने की राह पर कदम बढ़ाने संबंधी जो संबोधन उन्होंने संसद में दिया, उसमें क्या बड़ी बातें कही। अब 1939 और 1925 वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रसिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रसिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ है। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। यह भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। 1964 में सीपीआईएम बना, यह भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर, 1964 में सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर, ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की, एक रसिया में जब क्रांति हुई तब हुई, और एक रसिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं, 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना, जो रसिया और चीन में कर चुके थे। मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते। मान्यवर, एक नारा लगा था आत्मा की आवाज पर मतदान का, अंतरात्मा की आवाज पर, इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को। 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर, यही समय है
जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गया, देश के 17% भूभाग में फैल गए और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर, कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए किया है। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।